जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अक्षयचार और आज हम करने जा रहे हैं साइकोलॉजी जो हमारे रीट प्री के अंदर रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है। उस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी अगर मैं मेरे शब्दों में कहूँ तो साइकोलॉजी एक भूत है। ठीक है। अब आपको लगेगा कि भूत कैसे है, तो आगे मैं बात करूंगा। कई खातर तो भूत भी है कि पांच चीज़ा समझ में को नहीं आवे, सर साइकोलॉजिस्ट का नाम याद को नहीं रहे, चीज़ा कंसेप्ट क्लियर को नहीं हुआ। तो सारा जितना भी कंसेप्ट है वे आप क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतिहास की बात करें, मनोविज्ञान के इतिहास, मनोविज्ञान का इतिहास है वो बहुत छोटा है जबकि अतीत बहुत लंबा है। ये बात किसने बोली थी? एबिंगहास ने। क्या बात कही थी? कि जो इसका अतीत है वो बहुत लंबा है जबकि इतिहास है वो बहुत छोटा है। जो इसका अतीत है वो स्टार्ट हो जाता है 400 ईसा पूर्व से। 400 ईसा पूर्व से इसका अतीत स्टार्ट हो जाता है। जब इसको दर्शन शास्त्र के अंदर ही हम पढ़ते थे, दर्शन शास्त्र के अलावा इसकी कोई एक स्पेशल कोई ब्रांच नहीं होती थी। इसके बाद में है इसका इतिहास। अगर इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास कब स्टार्ट होता है? तो इतिहास स्टार्ट होता है 16वीं शताब्दी से। हमें लिखित रूप में मिलता है इसका इतिहास की एक मनोविज्ञान नाम का भी कोई विषय है। ठीक है। तो बात करते हैं कि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो मनोविज्ञान पहले जो दर्शन शास्त्र में ही पढ़ा जाता था, 16वीं शताब्दी के बाद में ये एक अलग सब्जेक्ट बना। इसे परिभाषित किया, अलग अलग जो दार्शनिक लोग आए उन्होंने बताया कि ठीक है इसको ये कहेंगे। तो बात करते हैं उन्हीं विषयों पर। साइकोलॉजी शब्द, जो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था रुडोल्फ गोयकर ने। किसने किया था? रुडोल्फ गोयकर ने। तो पूछेंगे कि सर कब किया था? तो इन्होंने किया था 1590 के अंदर। फिर पूछेंगे कि सर इन्होंने रुडोल्फ गोयकर भाई साहब ने शब्द का प्रयोग भी किया 1590 में किया, तो कहाँ किया? इनकी एक किताब थी साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया शब्द के अंदर इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। पहले जो शताब्दियों से पूर्व हम मनोविज्ञान को किस में पढ़ते थे? दर्शन शास्त्र के अंदर। किस में पढ़ते थे? दर्शन शास्त्र के अंदर। तो दर्शन शास्त्र से जो अलग हुआ सब्जेक्ट वो था हमारा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की जो जननी है वो कौन है? दर्शन शास्त्र। कि जननी जन है तो भक्त जन याद आता या सूर, नहीं तो जननी पांच रवे क्यों गवावे नूर। तो जननी दर्शन शास्त्र है और जननी ने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट हमें पढ़ने को दिया है। तो जनक बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी के जो जनक हैं वो है अरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु भी कहते हैं। अरस्तु भाई साहब ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की जो एक ब्रांच है उसको थोड़ा परिभाषित करना स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि मनोविज्ञान शब्द किस प्रकार बना है। तो मनोविज्ञान शब्द जो बना है वो बना है साइकी और लोगस से। साइकी का मतलब होता है आत्मा का और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। लोगस का क्या मतलब होता है? अध्ययन करना। आत्मा का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है वो विषय हमारा क्या है? मनोविज्ञान। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर जो अरस्तु भाई साहब थे, अरस्तु भाई साहब के साथ कुछ और भी साइकोलॉजी दार्शनिक लोग थे, जैसे डेकार्टे। कौन थे? डेकार्टे, प्लेटो। इन्होंने जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। किसका विज्ञान माना? आत्मा का। आप कह जानी का आत्मा भटकती फिरे, नहीं आत्मा भटकती फिरे भाई तो भूत होली। तो मनोविज्ञान को मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि भूत है ना। तो आत्मा देखी के कौन देखी? भूत देखोगे कौन देखो? तो 16वीं शताब्दी में जब अरस्तु भाई साहब ये कहो कि वो आत्मा को विज्ञान है, तो थोड़ा ही टाइम बाद में लोगों के भूत बात वाली बातें खाली है, भूत होगा को नहीं। 17वीं शताब्दी तक आंता आत्मा का विज्ञान ने थोड़ा सो क्या दम तोड़ दिया। 17वीं शताब्दी के अंदर हमारे पास एक नई परिभाषा आती है निकल कर। कुछ अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो दार्शनिक लोग हैं वो और आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये आत्मा का विज्ञान नहीं है। तो 17वीं शताब्दी के जो स्टार्टिंग के अंदर एक भाई साहब आते हैं
पोम्पोनाजी। कौन आते हैं? पोम्पोनाजी। ठीक है, ये ब्रिटिश दार्शनिक थे। उन्होंने कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है मन का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, स्टडी ऑफ माइंड। कि अब इनको याद रख सकते हो कि जैसे दिमाग के अंदर पैं पैं बजती रहती है, तो पोम्पोनाजी ने 17वीं शताब्दी के अंदर मन का विज्ञान का, मनोविज्ञान को। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें 19वीं शताब्दी के अंदर कुछ और साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने क्या है, इसे आगे दियो कि भाई जी ना तो वो मन को विज्ञान है, ना दिमाग को विज्ञान है, ना आत्मा को विज्ञान है, वो विज्ञान की है चेतना को विज्ञान। ठीक है, कॉन्शियसनेस की जो चीज़ें है बे है चेतन। तो चेतना किसी चेतना बलियारा नहीं बेटा, जो कि सारे सवाल पेबा नहीं अचेतना है, कॉन्शियसनेस वाली। तो चेतना का विज्ञान किसने कहा था? ये कुछ अलग आए थे जो साइकोलॉजिस्ट, ये थे हमारे विलियम बुंट। इसके अलावा थे विलियम जेम्स, इसके अलावा थे विलियम जेम्स सली। इन्होंने कहा था कि ये कॉन्शियसनेस जो हमारे दिमाग के अंदर चेतना होती है वही क्या है? मनोविज्ञान है। तो धीरे धीरे ये चीजें आत्मा को डिफाइन नहीं कर सकते थे, उसके बाद में जैसे मन को या मस्तिष्क को डिफाइन नहीं कर सकते, तो चेतना के अलावा भी आप जब अनकॉन्शियस रहते हो तब भी आप बहुत सी चीज़ें सीख लेते हो, बहुत से व्यवहार उत्पन्न करते हो। तो ये धीरे धीरे ये चेतना भी की परिभाषा को भी अमान्य कर दिया गया। 20वीं शताब्दी तक आते आते जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। कब कहा जाने लगा? 20वीं शताब्दी में। तो बात कर लेते हैं 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट, जिसे हम दार्शनिक मान सकते हैं ना, जो दार्शनिक थे वो थे वाटसन भाई साहब ने कहा, वाटसन थे, इसके साथ वुडवर्थ थे, मैकडूगल थे। इन लोगों ने क्या माना? थोरनडॉइक। इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना, व्यवहार का विज्ञान। अलग अलग किताबों में हम पढ़ते हैं कि जो मैकडूगल ने चेतना शब्द की बड़े ही कड़े शब्दों में निंदा की थी, है ना। बुक कौन सी थी? आउटलाइन साइकोलॉजिया। ठीक है, आउटलाइन साइकोलॉजिया के अंदर मैकडूगल ने प्रश्न संख्या जो 16 थी उस पे कहते हैं कि चेतना शब्द की बड़े कड़े शब्दों में निंदा करी थी। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के अंदर किसने माना था इसको व्यवहार का विज्ञान? वाटसन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, मैकडूगल आदि ने व्यवहार का विज्ञान माना था। जो व्यवहारवादी लोग थे, जो वाटसन थे, वो कौन थे? व्यवहारवाद। तो हम पढ़ते हैं ना कि व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? वाटसन भाई साहब। जो व्यवहारवादी लोग हैं वो वंशानुक्रम, हम कहते हैं कि जो हमारा जीवन है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम का पड़ता है, वातावरण का पड़ता है। जबकि व्यवहारवादी लोग कहते हैं कि वंशानुक्रम का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है वातावरण का। जिस प्रकार के माहौल के अंदर हम रहेंगे उस प्रकार के हम बन सकते हैं। तो वाटसन भाई साहब ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी प्रकार का बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। मतलब वाटसन तकड़ी चीज़ है। वाटसन भाई जी को वो मानना हो कि थेमन से डाकू को छोरो दे दो, मैं बिना IAS बना दूँ। तो व्यवहारवाद के जनक कौन थे? वाटसन, जो कि वंशानुक्रम को महत्व नहीं देते। किसको महत्व देते हैं? वातावरण को। वाटसन भाई साहब। अब बात कर लेते हैं विलियम बुंट की। विलियम बुंट भाई साहब ने एक स्थान पड़ता है जर्मनी में, जर्मनी के लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1879 के अंदर। 1879 के अंदर ही स्वतंत्र रूप से दर्शन शास्त्र से अलग हो गया था विषय हमारा मनोविज्ञान। कब हुआ था? 1879 में। 1879 में क्या हुआ था कि जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी के अंदर विलियम वुंड भाई साहब ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की एक लैब तैयार करी थी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान वो होती है एक नियंत्रित कंडीशन के अंदर हम किसी के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कई बच्चा बिग बॉस देखता हो ना, बिग बॉस के अंदर वही है, चारों ओर कैमरा लगेड़ा है और कैमरा के अंदर सारे दिन आप व्यवहार देखा, नहीं वो तो सही कौन करने लग रहे हो, वो गलत करने लग रहे हो, वो अच्छो कर सको और वो माड़ो कर सको। तो बात करें कि भारत की पहली प्रयोगशाला का निर्माण करो। ठीक है, भारत की पहली जो प्रयोगशाला थी वो 1917 के अंदर कलकत्ता के अंदर किसने निर्माण किया था? डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता ने। जो भारत की पहली जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला है उसका निर्माण 1917 के अंदर कहाँ किया गया? कलकत्ता के अंदर। किसने किया? डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता। N.N. का पूरा नाम बेटा नरेंद्र नाथ है। ठीक है, जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जो विलियम वुड भाई साहब ने जिस लैब का निर्माण किया था वो कहाँ किया था? लिप्जिंग के अंदर। कब किया था? 1879 के अंदर। तो जो वो यूनिवर्सिटी थी वो अब हाल फिलहाल कार्ल मार्क्स के नाम से जानी जाती है और कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाला जो लैब है वो अभी भी अच्छे प्रैक्टिकल कर रही है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं मनोविज्ञान के अलग अलग जनकों को। ठीक है, किसी न किसी मतलब जो भी सब्जेक्ट है, अलग अलग जो साइकोलॉजी की ब्रांचेज है उनके क्या है, कुछ फादर हुए हैं। ठीक है, बाप तो सबका होता है ना, वही बात। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है मनोविज्ञान के जनक? अरस्तु। इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में निकाला था। शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? थोरनडाइक। ठीक है, अब थोरनडाइक याद रख सकते हैं ना कोई, मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो डाकी टाइप कोई आदमी होगा तो ठीक है, आप ही कह देंगे शिक्षा कण बनाई यार, क्या मैं बनाई, इन घरे मजाओं बैठा है नहीं। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? विलियम वुंड। उसके अलावा अगर बात करें कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके जो फादर है वो कौन है? तो उसके साइकोलॉजी भी है, जो जनक है वो है विलियम वुंड। अमेरिकन साइकोलॉजी की बात करें तो अमेरिकन साइकोलॉजी के जो जनक कौन है वो है विलियम जेम्स। ठीक है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना वरना नोट कर लेना, एक कार्डबोर्ड पर लिखकर आप चिपका सकते हो जो आपको याद रहे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो है जीन पियाजे। संज्ञानवाद पढ़ेंगे आगे इनका, जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करें तो जीन पियाजे। किशोर मनोविज्ञान की बात करें कि किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो किशोर मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो है स्टैनली हॉल। कौन है? स्टैनली हॉल। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है, तो मूल प्रवृत्ति किसने दी थी? मूल प्रवृत्ति दी थी भाई मैकडूगल ने। ठीक है, मौलिक व्यवहारवादी कौन है? तो ये हमारे हैं स्किनर भाई साहब। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको उचित लगे। पर मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सभी इन विषयों के नोट्स बनाओ अच्छे से, ताकि आपको जो टाइम आने पे याद रहे, चीज़ें बाद में इधर से उधर ना हो। लिखोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, 80% एक्स्ट्रा याद होता है लिखने से।
ठीक है, एक बार लिखी हुई चीज़ हम भूलते नहीं है, पहले रफ कर लेते हैं, उसको बाद में फेयर में लिखते हैं, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन चीज़ें स्थायी याद रहती है। अब हम बात कर लेते हैं मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है, जो इसका कि अलग अलग इसकी जो ब्रांचेस है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान की जो सबसे मेन ब्रांच है, पहली ब्रांच है, वो है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? जो सामान्य बालक होते हैं उनका। किनका? सामान्य बालकों का सामान्य व्यवहार, सामान्य बालकों का सामान्य माहौल में जो वातावरण के अंदर माहौल है उस हिसाब से उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आती है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान, उसके अंदर जो असामान्य बालक हैं उनका अध्ययन किया जाता है। असामान्य बालकों का अध्ययन किया जाता है सामान्य परिस्थिति के अंदर। उसके बाद में आती है तुलनात्मक मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान है? तुलनात्मक। इसके अंदर हम सामान्य बालकों का और असामान्य बालकों की तुलनात्मक रूप से स्टडी करते हैं कि इनमें किस प्रकार से मतलब कोई चीज़ें अलग है, इनमें किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं, सामान्य बालकों के साथ असामान्य बालकों के साथ किस प्रकार से एडजस्टमेंट कर पाएंगे, तो उसको हम पढ़ते हैं तुलनात्मक मनोविज्ञान के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो सामाजिक मनोविज्ञान, जिसके अंदर हम समाज के जो व्यवहार है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में औद्योगिक मनोविज्ञान, ये भी बहुत ज़रूरी है। बिजनेस कर रहे हो तो आपको किस प्रकार का व्यवहार करना है, इन सब चीज़ों का किसके अंदर हम अध्ययन करते हैं? औद्योगिकी मनोविज्ञान के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक थे वो कौन थे? विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंदर जो नियंत्रित परिस्थिति है उसके अंदर अध्ययन किया जाता है बालकों का, तो वो क्या है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। उसके अंदर बाद में बात कर लेते हैं बाल विकास की। ठीक है, बाल विकास साइकोलॉजी जो ना CDP, उसका अध्ययन करते हैं जी कि बच्चे किस प्रकार से सीख पा रहे हैं। ठीक है, जो गर्भावस्था से कहाँ तक? किशोरावस्था तक हम बात करते हैं। उसके बाद में बात आती है विकासात्मक मनोविज्ञान की। विकासात्मक मनोविज्ञान की, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं कि गर्भावस्था से लेकर और वृद्धावस्था तक, गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक किसके अंदर हम अध्ययन करते हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर। जबकि बाल विकास के अंदर हम कितना अध्ययन करते हैं? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, जो हमें एजुकेशन के लिए जरूरी चाहिए। उसके बाद में हम बात करें तो किशोर मनोविज्ञान, जिसके अंदर हम किशोर का व्यवहार है, उनकी बातें हैं, उनको किस प्रकार से सही रास्ते पे लाया जा सकता है, उन्हें किस प्रकार से अलग अलग चीज़ें क्रिएटिव रूप से हम सिखा सकते हैं, तो उसका हम अध्ययन करेंगे किशोर मनोविज्ञान के अंदर। उसके बाद में बात आती है प्रौढ़। ठीक है, प्रौढ़ मनोविज्ञान के अंदर, तो हम इसके अंदर जो प्रौढ़ों से रिलेटेड जो भी उनका व्यवहार है उनकी स्टडी करते हैं। उसके बाद में हमारा है उपचारात्मक मनोविज्ञान। उपचारात्मक मनोविज्ञान, ठीक है, इसको हम कई बार क्या बोल देते हैं? निदानात्मक मनोविज्ञान। जो समस्याग्रस्त बच्चे हैं उनके हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, उनके कारणों को जानते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कर पा रहा है, उसका निदान करेंगे ना। कारणों को जानना क्या है? किसी भी कारण को जानना क्या है? कारण को जानना निदान है। कि बच्चा स्कूल लेट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है, वो इसका निदान है। जबकि कारण को दूर करना, उसकी समस्या को दूर करना, ठीक है, समस्या को दूर करना, ये क्या है? उपचार है। ठीक है, ये क्या है? उपचार है। अब जो मनोविज्ञान की एक नई ब्रांच, नई शाखा अस्तित्व में आई है वो है
पैरा मनोविज्ञान, ठीक है। इसके अलावा पशु मनोविज्ञान भी है ना। तो जो परा मनोविज्ञान है इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाती है कि एक तो ये आधुनिक शाखा है मनोविज्ञान की। कौन सी शाखा है ये? आधुनिक शाखा, ठीक है, आधुनिक शाखा है। इसके अंदर हम किसकी चीज की स्टडी करते हैं कि उलझी हुई गुत्थियों पर हम जब बात करेंगे तो परा मनोविज्ञान के अंदर करेंगे। जैसे कि पिछले जन्म की बातें याद आना, पिछले जन्म की बातें याद आना। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं लाले जन्म में ओहो मैं ये ट्रक चलाता और ये करके मैं पलट गई, और कई बच्चा दाव कर देगा मैं इंदिरा गांधी हूँ, है ना। तो वे किए दाव कर दे और वे कई चीज़ें सही भी बता दे कि मेरे मम्मी पापा बैठे हुए हैं, मारो गाँव लार लो ओहो। तो किस प्रकार से उनको याद रह पाता है, उन्हीं उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं हम परा मनोविज्ञान के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे गणितीय घटनाओं का जो सपना है वो पहले ही आ जाता है, ठीक है। कि रात मैंने 6 दिखियो मन लगा सट्टा में 6 बाबू। एक शंकुतला देवी जो हमारे मैथमेटिशियन हुए थे उनको भी ऐसे सपने पहले आ जाते थे कि वो चीज़ें को पहले ही सोच लेते थे कि ऐसा नंबर होने वाला है, यहाँ एक नंबर है। तो उन उलझी हुई गुत्थियों की जब हम बात करते हैं तो वो कौन सा है? परा मनोविज्ञान। तो आज का सेशन थोड़ा छोटा ही है, ज़्यादा बातें इंपॉर्टेंट सी करी है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम एक नई वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप नोट्स अपने बनाते रहें और वीडियो अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दें। और सबसे ज़रूरी बात कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी फ़ीस दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए इतनी फ़ीस पर्याप्त है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।